रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज देहरादून दौरा। सीएम धामी समेत कई कैबिनेट मंत्री विधायक करेंगे स्वागत। प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे राजनाथ सिंह। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगे सोने को लेकर विवाद, विरोध में उतरे तीर्थ पुरोहित। मंदिर के गर्भगृह में लगे सोने की जांच करने की मांग की। महिलाओं के शोषण के जमकर खिलाफ बरसी ऋतु खंडूरी। कहा, महिलाओं की सशक्तिकरण जरूरी, महिला हित में बने कठोर कानून। वेरीनाग में सरकारी जमीन पर कब्जा पड़ेगा महंगा, अतिक्रमण के खिलाफ होगी कार्रवाई। अतिक्रमण के खिलाफ टीम का गठन। दून में 22 जून से उत्तराखंड प्रीमियर लीग। प्रदेश भर की 6 टीमों के बीच होंगे 18 मुकाबले, 9 मैच दिन तो 9 मैच रात में होंगे। और उत्तराखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, भारी बारिश और तेज हवा का ऑरेंज अलर्ट जारी, लोगों को सावधान रहने की हिदायत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। खबर देहरादून से है। देहरादून दौरे पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं। दोपहर 3:45 पर राजनाथ सिंह जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। आपको बता दें, सीएम धामी समेत कई कैबिनेट मंत्री विधायक स्वागत के लिए मौजूद रहेंगे। दोपहर 3:45 पर राजनाथ जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सीएम धामी समेत कई कैबिनेट मंत्री और विधायक उनके स्वागत के लिए मौजूद रहेंगे। राजनाथ सिंह प्रबुद्ध सम्मेलन में प्रतिभाग भी करेंगे। पूर्व सैन्य अधिकारी व जवान भी शिरकत करेंगे। तो राजनाथ सिंह का यह अहम दौरा, विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के निदेशक और वैज्ञानिक भी मौजूद रहेंगे। सर्वे ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम हाथी बड़कला में यह कार्यक्रम तो देहरादून का ये अहम दौरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3:45 पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तमाम विधायकों के साथ सीएम धामी अगवानी के लिए मौजूद रहेंगे। तो ये अहम खबर देहरादून से आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का देहरादून का अहम दौरा। राजनाथ सिंह के इस दौरे में तमाम सांसद, विधायक और मुख्यमंत्री धामी भी मौजूद रहेंगे और उनकी अगवानी के लिए जॉली ग्रांट एयरपोर्ट भी पहुंचेंगे। प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पूर्व सैन्य अधिकारी व जवान भी शिरकत करेंगे। विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के निदेशक, वैज्ञानिक रहेंगे मौजूद। तो इसी खबर पर हमारे संवाददाता अंकित काला देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अंकित, अगर बात की जाए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के देहरादून दौरे की, तो क्या कुछ खास होने वाला है ये दौरा? 2024 चुनाव से पहले उत्तराखंड का ये अहम दौरा रक्षा मंत्री का कितना अहम होने वाला है? मनोज, आपने सही कहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये काफी महत्वपूर्ण दौरा है। क्योंकि 2024 के इलेक्शन होने हैं, उस लिहाज से ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और यही वजह है कि उत्तराखंड भाजपा की ओर से महाजनसंपर्क अभियान को आगे बढ़ाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का अनुरोध किया गया है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज इसी कड़ी में शाम को दोपहर 3:45 में संभवतः जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनके कैबिनेट सहयोगी, इसके अलावा सांसद, राज्यसभा सांसद और विधायक, ये सभी केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का देवभूमि पहुंचने पर उनका स्वागत करते हुए नजर आएंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच
राजनाथ सिंह जौलीग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून के हाथीबड़ कला स्थित सर्वे ऑफ ऑडिटोरियम, जहां पर की कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, वहां के लिए रवाना होंगे। और करीबन 4:15 बजे के करीबन मनोज ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और इस कार्यक्रम में 4:15 बजे के करीबन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भी पहुंचने का कार्यक्रम तय हुआ है। और तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो इसमें पूरे कर लिए गए हैं। ये प्रबुद्ध सम्मेलन के तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और इस कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र सरकार की जो अब तक की उपलब्धियां रही है उनको जनता तक पहुंचाएंगे। कार्यक्रम को संबोधन के दौरान केंद्र सरकार की जमकर सराहना करेंगे, राज्य सरकार के कार्यों की भी जमकर सराहना करेंगे। और इसके बाद फिर देर शाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो रक्षा मंत्री के दौरे को लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर और करीबन 1:30 बजे के करीबन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे हैं और यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो स्वागत करेंगे। और उसके बाद इनकी थोड़ी देर की चर्चा भी होनी है और इसके बाद फिर देहरादून के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रवाना हो जाएंगे। मनोज। अंकित, अगर बात की जाए राजनाथ सिंह के दौरे की, तो बीजेपी इस समय महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और तमाम संगठन के बड़े नेता दौरा कर रहे हैं। और बीजेपी खास बात यह है कि बीजेपी क्षेत्रीय नेताओं और जातीयगत समीकरणों को विशेष तौर पर ध्यान दे रही है। क्षेत्रीय समीकरणों की तो ध्यान दे ही रही है, जातिगत समीकरणों को भी ध्यान दे रही है। जिस तरीके से राजनाथ सिंह प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों में लोगों, जिस क्षेत्र में जिनका प्रभाव ज़्यादा है और जिस वर्ग में जिनका प्रभाव ज़्यादा है, उन लोगों को उसी क्षेत्र में भेजकर बीजेपी 2024 को साधने की तैयारी भी कर रही है। बिल्कुल मनोज, आपने महत्वपूर्ण सवाल ये किया है। देखिए, आज इसी कड़ी में अगर आप राजनाथ सिंह का दौरा देखेंगे तो वो विशेषकर सैनिकों को संबोधित करेंगे। और उत्तराखंड राज्य सैन्य बाहुल प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पर सैनिकों की बड़ी जनसंख्या है। कहा जाता है कि हर एक तीसरे घर में, उत्तराखंड के हर एक तीसरे घर में एक सैनिक पैदा होता है, एक व्यक्ति सेना में जाता है। तो ये आप इस आंकड़े को आप समझ सकते हैं। और जब रक्षा अंकित, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे दोबारा इस सवाल पर जवाब लेंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे एक अहम खबर की, राजनाथ सिंह का अहम दौरा है देहरादून का। और इस दौरे के दौरान आपको बता दें, प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करने वाले हैं राजनाथ सिंह। और सीएम धामी समेत तमाम कैबिनेट के मंत्री और विधायक इस राजनाथ सिंह की अगवानी के लिए जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं। काफी अहम दौरा माना जा रहा है राजनाथ सिंह का। इसी खबर पर हमारे संवाददाता अंकित काला देहरादून से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अंकित, अगर बात की जाए, हम बात कर रहे थे समीकरण की, क्षेत्रीय समीकरण और जातिगत समीकरण की, जिसको लेकर आज प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित भी करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो आप अपनी बात अधूरी रह गई थी, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल मनोज, हम यही जानकारी दे रहे थे कि देखिए, जैसे कि आपने कहा कि क्षेत्रीय समीकरण और कहीं ना कहीं जातिगत जो समीकरण है उस पर भाजपा विशेष रूप से ध्यान दे रही है। और यही वजह है कि आज भी जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसमें भी कहीं ना कहीं इस समीकरण को भाजपा जोड़ती हुई देख रही है। और आप देखेंगे कि अभी भले ही चुनाव में वक्त हो, लेकिन भाजपा की तैयारी किस तरीके की है कि तमाम जो सेंटर के मिनिस्टर हैं उनके कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भाजपा को ये पता है कि उत्तराखंड राज्य सैन्य बाहुल प्रदेश है। यहाँ पर कि हर तीसरे घर में एक सैनिक पैदा होता है, वो सेना में जुड़ता है। तो इतने बड़े जो विशालकाय जो हमारा सैन्य बाहुल के हिसाब से हमारा जो प्रदेश है, वहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन होता है। तो कहीं ना कहीं निश्चित ही 2024 के इलेक्शन के लिए भाजपा को उत्तराखंड से काफ़ी स्नेह मिलने वाला है। 2019 के इलेक्शन में भी भाजपा ने पांचों की पांचों लोकसभा सीटों पे विजय हासिल करी थी। विपक्ष का एक भी सांसद जो है वो इस चुनाव में नहीं जीता था। तो मनोज, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भाजपा का जो कुनबा है, भाजपा का जो प्रदर्शन है वो लगातार शानदार होता जा रहा है। हालांकि अभी जो हाल फिलहाल में कर्नाटक के जो विधानसभा के इलेक्शन आए हैं
उस इलेक्शन ने जरूर विपक्षी दलों को थोड़ी संजीवनी जरूर दी है। हालांकि उससे भी, उस जीत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वो विपक्षी या कांग्रेसी के लिए कितनी बड़ी जीत है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षी दल जो कर्नाटक के जो इलेक्शन आए हैं उससे काफी गदगद हैं और उनका ये मानना है कि 2024 के इलेक्शन में जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने जा रही है। लेकिन भाजपा जिस तरीके से तैयारी कर रही है और भाजपा का जिस तरीके से दावे वादे और इरादे देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसा फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और लगातार भाजपा अपने संगठन को मजबूत करने के साथ ही हर एक वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। और आज इसी कड़ी में भी प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन देहरादून में किया गया है, जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे। अंकित, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, राजनाथ सिंह का, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम अहम अपडेट आपसे लेंगे। तो राजनाथ सिंह का ये अहम दौरा देहरादून का, जिसमें प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे, साथ ही सैनिकों से भी संवाद करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जिस तरीके से उत्तराखंड सैन्य बाहुल क्षेत्र है, तो ऐसे में सैनिक परिवार जिनका साफ तौर पर चुनाव में उनका प्रभाव रहता है, तो निश्चित तौर पर सैन्य परिवारों से और सैनिकों से संवाद भी एक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो देहरादून से हम खबर दिखा रहे थे आपको। अब बात कर रहे हैं अगली खबर की। बात अगली खबर की, देहरादून से अगली खबर। मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी, आंधी और बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। 19 से 22 जून तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, हरिद्वार, यूएस नगर, देहरादून, पौड़ी के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं आंधियां, जबकि तेज बौछारों के साथ बारिश भी हो सकती है। इसका ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, इन जगहों पर बारिश की आशंका जताई जा रही है। तो जिलों में कहीं कहीं पर भारी बारिश भी हो सकती है। तो मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। 19 से 22 जून तक के लिए यह अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, जिसमें हरिद्वार, यूएस नगर, देहरादून, पौड़ी के लिए ये अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। नैनीताल जिले के लिए भी ये अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवाएं, साथ ही तेज बौछार के साथ बारिश भी हो सकती है, जिसका ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो कई जिलों के लिए ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर में बारिश की संभावना है। तो मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी की है। हमारे संवाददाता अंकित काला इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अंकित, जिस तरीके से मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की भी संभावना है, तो किस तरीके से उत्तराखंड जिस तरीके से लगातार बारिश से और हिमस्खलन से प्रभावित है, ऐसे में ये बारिश का ऑरेंज अलर्ट उत्तराखंड के लिए कितना प्रभावी और कैसी आपदा लेके आ सकता है? देखिए मनोज, अभी ये मौसम किस तरीके से अपनी करवट बदलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मौसम विभाग ने ये जरूर कहा है कि 19 से 22 जून तक के लिए थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। इसके अलावा कई क्षेत्रों में हमें भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है, जिसके तहत नैनीताल है, पौड़ी है, पिथौरागढ़ है, बागेश्वर जिला है, यहाँ पर कहीं पे हमें भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इस संबंध में मौसम विभाग ने सभी से अलर्ट रहने की अपील की है। इसके अलावा जो विशेषकर पहाड़ी जनपदों की यात्रा करने वाले लोग हैं, उनसे भी सतर्कता बरतने की अपील मौसम विभाग ने की है। मौसम विभाग ने की बात करें मनोज, तो हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, देहरादून है, पौड़ी है, नैनीताल है, ये वो तमाम जनपद है जहाँ पर की अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा बिजली चमकने की भी चेतावनी जारी की गई है। तो मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और साथ ही जो विशेषकर पहाड़ी जनपदों की यात्रा करने वाले लोग हैं, उनसे भी सावधानी बरतने के लिए कहा है। अंकित, अगर बात की जाए, गर्मी का ये मौसम है, तमाम सैलानी उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं और ऐसे में चारधाम यात्रा भी चल रही है। प्रशासन लगातार तमाम चुनौतियां पहले से ही प्रशासन के सामने हैं। ऐसे में अब ये बारिश
का अलर्ट प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? कैसी तैयारियां की हैं अब तक प्रशासन ने? बिल्कुल मनोज, आपने सही कहा। देखिए, उत्तराखंड की चारधाम यात्रा चल रही है और चारधाम यात्रा में सारे रिकॉर्ड श्रद्धालु तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि सरकार को केदारनाथ धाम के जो नए पंजीकरण थे उस पर रोक लगानी पड़ी है। तो इस तरीके से यहाँ की परिस्थिति है। और जहाँ तक व्यवस्थाओं की बात करें तो इतनी बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो निश्चित ही जो व्यवस्था है वो धराशायी होगी। और वही चीज हमें देखने को मिल रही है। जगह जगह जाम की स्थिति है। श्रद्धालुओं के लिए पेयजल की व्यवस्था या अन्य चीजों की व्यवस्था कोई खास नहीं की गई है। हालांकि वादे और दावे जरूर भाजपा की तरफ से, सरकार की तरफ से जरूर किए गए हैं, लेकिन कुछ एक खास तैयारी जो है वो चारों धामों में देखने को नहीं मिलती है। दूसरी बात करें मौसम विभाग के इस अलर्ट की, तो निश्चित ही प्रशासन के लिए, शासन के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण ये यात्रा हो रही है। और लगातार जो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किए जा रहे हैं तो उससे और भी अधिक सतर्कता बरतने के लिए इन सभी विभागों को कहा गया है। ऐसे में आने वाले समय में ये मौसम किस तरीके का करवट बदलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अगर हम देहरादून की बात करें या हरिद्वार की बात करें या अन्य निचले इलाकों की बात करें तो यहाँ पर अभी धूप खिली हुई है और फिलहाल बारिश के आसार कम है। अंकित, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, लगातार मौसम करवट बदल रहा है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया है प्रशासन ने कि इन जिलों के लोग सतर्क रहें। कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट प्रशासन ने जारी किया है, मौसम विभाग ने जारी किया है। तेज हवाओं के साथ तेज बारिश की संभावना है। ऐसे में उत्तराखंड जो कि गर्मियों में तमाम सैलानी उत्तराखंड की ओर रुख करते हैं, उनका उत्तराखंड पहले से ही, और चारधाम यात्रा, तो तमाम लोग उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में मौसम का बदलना भी उत्तराखंड के लिए काफ़ी चुनौतियां लेकर आ सकता है। बात अगली खबर की। खबर रुद्रप्रयाग से है। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगे सोने को लेकर विवाद गर्माता जा रहा है। 2 दिन पूर्व केदारनाथ मंदिर के तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने मंदिर के गर्भगृह में लगे सोने पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि यह सोना पीतल में तब्दील हो गया है, इसकी जांच की जानी चाहिए। तो वहीं अब मंदिर के भीतर के कुछ नए वीडियो भी जारी किए गए हैं। वीडियो में सोने की पॉलिश भी दिखाई दे रही है और इस पॉलिश को मंदिर की दीवारों पर किया जा रहा है। अब केदारनाथ के लगभग सभी तीर्थ पुरोहित मंदिर के भीतर लगे सोने के विरोध में आ गए हैं। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने कहा कि सुबह के समय जब पुरोहित पूजा पाठ करने के लिए मंदिर के भीतर गए तो वहां सोने की पॉलिश की जा रही थी। जब सोने की प्लेट लगी है तो सोने की पॉलिश करने की क्या जरूरत है? केमिकल का प्रयोग मंदिर के भीतर किया जा रहा है, चोरी से कार्य किया जा रहा है। पुरातत्व विभाग और तीर्थ पुरोहितों के बताए बगैर ये कार्य हो रहा है। इसकी अब जांच जरूरी हो गई है। देखिए, ये बेहद दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थों के वशीभूत होकर के एक षड्यंत्र के तहत में श्री केदारनाथ धाम की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि गत वर्ष महाराष्ट्र के एक दानी महानुभाव ने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के समक्ष इच्छा प्रकट की थी कि वो केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराना चाहते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने अपनी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित करके उस पर व्यापक विचार विमर्श करके निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए दानी महानुभाव को केदारनाथ गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराने की अनुमति दी। केदारनाथ में पिछले साल सोना लगा रहे थे, लेकिन तीर्थ पुरोहितों ने वहाँ पे बहुत विरोध किया और उन्होंने ज़बरदस्ती भगवान के सायन काल में वहाँ ज़बरदस्ती रात को सोना लगाया और उसके बाद चंद महीनों में भगवान केदारनाथ जी के गर्भगृह में जो सोना लगाया गया वो बहुत सारी जगह सोना निकल गया है। आखिरकार ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। इस पर जांच होनी चाहिए और अच्छी कमेटी इस पर जांच करे, एमएमटीसी इस पर जांच करे। तब तक हमने मंदिर समिति को कहा था इस पर कोई सुधारीकरण काम नहीं होगा, न सोना लगेगा न सोने का पानी लगेगा। लेकिन आज सुबह में जब हमारे तीर्थ पुरोहित वहाँ गए, वहाँ देखा कि सारा सोने की पॉलिश वहाँ पे हो रही है। जब सोना था तो सोने की पॉलिश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात अगली खबर की। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने
ने महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे कार्यों की जमकर सराहना की। उनका कहना है कि महिलाओं को सशक्त किए बिना समाज सशक्त नहीं हो सकता है। उनका कहना है कि महिलाओं को सशक्त करने की अच्छी पहल दिख रही है। महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए समाज में चर्चा के साथ ही सार्थक प्रयास भी हो रहे हैं। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने महिलाओं के शोषण की जमकर आलोचना की। उनका कहना है कि सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, साथ ही कठोर कानून भी आना चाहिए। देखिए, महिला को सशक्त होना है और जब तक महिला सशक्त नहीं होगी तब तक समाज सशक्त नहीं हो सकता है। और पिछले कुछ सालों में मैं ये देख रही हूँ कि महिला को सशक्त करने के लिए अच्छी पहल हो रही है। उसकी चाहे सेहत की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे आर्थिक रूप से उसको स्वतंत्र बनाने की बात हो। आजकल हर तरफ इस चीज़ के बारे में जिम्मेदारी से लोग बोल रहे हैं और बोल ही नहीं रहे हैं। प्रयास भी हो रहा है कि हम अपनी महिलाओं तक हर तरीके से पहुंचे। अगली खबर वेरीनाग से है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों की अब खैर नहीं। एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला ने वेरीनाग गंगोली हाट, गंगाई, गड़ाई गंगोली थल तहसील के सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली है। विभागों की जमीनों के साथ वन पंचायत राज्य सरकार की भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के, अतिक्रमण ध्वस्त करने की बात कही है। एसडीएम ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे अतिक्रमण की सूचना शीघ्र देने के साथ ही अतिक्रमण को हटाने के भी निर्देश दिए हैं और बताया गया है कि लगातार अतिक्रमण के खिलाफ एक टीम गठित की गई है जो लगातार अतिक्रमण को हटाने के साथ ही अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। कि सरकारी भूमि पर जो इंक्रोचमेंट हुए हैं और डिपार्टमेंटों की भूमि पर जो इंक्रोचमेंट हुए हैं उसको जो है चिन्हित करके हटाया जाए। उसी के संबंध में आज जो है गंगोली हाट, वेरीनाग, थल और गड़ाई के सभी जो है विभागों के और सभी राजस्व उप निरीक्षकों की मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें जो है ये जानने का प्रयास किया गया कि कहाँ कहाँ जो है इंक्रोचमेंट है। तो कुछ तो रिपोर्ट आई है, उसको हमने दर्ज कर लिया है। बाकी हमने निर्देश किए हैं कि क्षेत्र में पता कर लो और पता करके जो है कल जो है शाम तक हमें बताओ कहाँ कहाँ इंक्रोचमेंट हुआ है। इंक्रोचमेंट का पता लगने के बाद इसको हम मुक्त कराएंगे। नैनीताल पुलिस ने सड़कों पर खड़े और जाम का सबब बने वाहनों पर ऑनलाइन चालानी कार्रवाई शुरू कर दी है। नैनीताल पुलिस ने पर्यटकों की सुविधा और नगर को जाम मुक्त अभियान के तहत सड़कों में जहां तहां खड़े कई वाहनों के ऑनलाइन और ऑफलाइन चालान काटे हैं। नगर कोतवाल धर्मवीर सोलंकी ने बताया है कि पर्यटकों की बढ़ती आमद को देखते हुए नगर को जाम मुक्त करने के लिए नैनीताल पुलिस द्वारा नगर की सड़कों में खड़े वाहनों और दुकानदारों द्वारा सड़क के बाहर लगी दुकानों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है ताकि नैनीताल पहुंचे पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि आगे भी पुलिस इस तरह के अभियान जारी रखेगी। नो पार्किंग में जो भी गाड़ियाँ खड़ी थी उनके चालान किए गए हैं, कुछ के ऑफलाइन किए, कुछ के ऑनलाइन चालान किए गए और जितनी भी ये दुकानें जो अचानक बाहर निकली हुई थी उन पर सबको अंदर किया गया है और वार्निंग दी गई है। अगर उनके द्वारा दोबारा इस तरीके से लाया गया तो इनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। खबर बागेश्वर से है, जहां बिलोना निवासी पंकज पांडे के आर्मी में लेफ्टिनेंट बनने पर उनके गांव और घर में जश्न का माहौल है। उनकी उपलब्धि पर पंकज के माता पिता व ग्रामीणों में खुशी की लहर है। पंकज ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय माता पिता और पूर्वजों को और अपने मित्रों को दिया। आर्मी के सिंगल कोर में लेफ्टिनेंट बने पंकज ने भारत माता की सेवा के लिए अपने प्राणों तक को निछावर कर देने का आह्वान किया है। यहाँ तक मुझे पहुँचाने में और जिनका हमेशा सहयोग रहा जी। सबसे पहले तो मैं अपने इस मौके पर अपने स्वर्गीय दादाजी को याद करना चाहूँगा जिनका सपना था, श्री मोतीराम पांडे। और उसके बाद मेरे सभी परिवारजन हैं, माता पिता, भाई, चाचा लोग, जिन सभी का आशीर्वाद रहा यहाँ तक मुझे पहुँचाने में और जिनका हमेशा सहयोग रहा हर पल। कभी भी मुझे किसी भी तरह की ज़रूरत होती है तो फिर वो हमेशा पूरी हुई है। तो सबसे पहले आभार तो उन्हीं का प्रकट करना चाहूँगा। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज एक अधिकारी की माँ हूँ। मेरे बेटे का बचपन का सपना था कि आर्मी में अफसर बनने का। उसने जो जी जान लगा के मेहनत की उसका फल उसे आज मिला। उसने हमारा नाम, कुल का नाम रोशन किया। मुझे बहुत खुशी है। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।